नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने जाना स्ट्रेस हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है और कितना परेशान हमें करता है स्ट्रेस में रहना। स्ट्रेस के साथ हमने ये भी देखा कि स्ट्रेस अच्छा भी है, जैसे यूस्ट्रेस, और जब डिस्ट्रेस में आते हैं तो हम कितने ज़्यादा परेशान होते हैं और शारीरिक और मानसिक बीमारियों को न्योता दे देते हैं। आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रेस से क्या क्या इम्पैक्ट आता है हमारे जीवन पर, किन किन बीमारियों को हम न्योता देते हैं और फिर उससे कैसे उबर सकते हैं। तो डॉक्टर महेश परीख हमारे साथ हैं, जो कि एक बहुत जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस करते हैं। हम देखते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में। सर, जैसे डिस्ट्रेस आता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट आता है? जैसे आपने हमें समझाया था कि स्ट्रेस अच्छा भी होता है, लेकिन उसके जो नकारात्मक और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारे ऊपर, वो कैसे आते हैं? वो डिस्ट्रेस की वजह से। तो डिस्ट्रेस से क्या नुकसान होता है? तो पहला नुकसान तो ये है कि हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है जी। जब हम अपसेट होते हैं तो काम में मन लगता है नहीं, हम भूल कर बैठते हैं। तो हमें काबिलियत है, लेकिन क्योंकि हम परेशान हैं उस काबिलियत का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके वजह से हमारा कभी अंडर डूइंग होता है, कभी ओवर डूइंग होता है, कभी नॉन डूइंग होता है। जैसे समझो कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा नज़दीक आ रही है, काफ़ी कुछ पोर्शन करना बाकी रह गया है, तो वो टेंशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। तो जो परीक्षा नज़दीक आ रही है वो स्ट्रेस है जी। उसको जो टेंशन हुआ वो डिस्ट्रेस है, और उसके वजह से वो अभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो उसका अंडर परफॉर्मेंस। सो डिस्ट्रेस की वजह से कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं। जी। या फिर अगर कोई एम्प्लॉई है वो भूल करता है तो बॉस उसको डांटता है, अगर वो घबरा गया तो अपने काम में और ज़्यादा भूल करेगा। जी, गलतियां होंगी, गलतियां होंगी। जी। या फिर कोई घरेलू गृहिणी है, उसको काफ़ी सारे काम करने हैं, समय बहुत कम है, तो घबरा जाती है, घबराहट में तोड़फोड़ होने लगती है, उसी का काम बढ़ जाता है। जी। तो ये सब अंडर परफॉर्मेंस हो गया। ओके। इसी तरह ओवरडूइंग भी होता है। जैसे अगर समझो कि बच्चा परीक्षा में नापास हो गया, फेल हो गया, तो बाप को गुस्सा आया तो वो बच्चे को डांटता है, मारता है। कई साल पहले एक न्यूज़ आइटम थी कि एक माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे के पेट में चाकू घुसेड़ दी। ओवर डूइंग। ठीक। या जो सबऑर्डिनेट गलती करता है उसके वजह से बॉस को गुस्सा आता है तो वो डांट देता है। डांट दिया तो वो जो सबऑर्डिनेट नौकरी को छोड़ के चला गया, तो फिर बॉस का ही काम खराब हो जाएगा। जी। या पतिदेव ऑफिस से लेट आते हैं तो पत्नी को गुस्सा आता है, तो गुस्से में खाना परोसने के बजाय वो लेक्चर परोसती है। ये सब एग्जाम्पल है ओवरडूइंग के। जी। जी। इसी तरह नॉन डूइंग होता है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया, वो स्ट्रेस है, उसके कारण वो उदास हो गया। उदास हुआ तो उसने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गया, नॉन डूइंग। जी। या किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, वो स्ट्रेस है, उसके वजह से वो उदास होता है, तो उदास हुआ तो उसने बिजनेस ही बंद कर दिया। जी। ये नॉन डूइंग हो गया। जी। तो जब मन स्थिति बराबर नहीं होती है तब हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है। जी। काबिलियत है जी, वो उपयोग में नहीं ला सकते हो। जी। तो मैं इसी बात को अनपैक करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी हमने ये समझा कि जब डिस्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जितना भी कैपेबिलिटीज़ हैं या जितनी भी काबिलियत है वो किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि या तो हम ओवरडू करते हैं, किसी भी बात पर गुस्सा आ गया तो अपने सबऑर्डिनेट को डांट दिया तो फिर वो हमारा काम खराब हुआ,
या फिर उसको अंडरडू करते हैं, उसको कम कर देते हैं कि जैसे फेल हो गए तो फिर पढ़ना छोड़ दिया, बिजनेस फेल हो गया तो फिर बिजनेस छोड़ दिया। तो ये भी एक तरह का डिस्ट्रेस का इम्पैक्ट है। फिर जैसा एक और भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे घर पर बहुत सारा जब काम होता है तो हम लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी कैसे करें, इतना सब काम है। या फिर कोई इवेंट है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो हम काम को अच्छे से करने के बदले हम उसको और बढ़ा देते हैं, क्योंकि ओवरवेल्म सिचुएशन में हम लोग फिर गलत डिसीजन लेते हैं, गलत काम करते हैं और वही काम हमारा बढ़ जाता है। या फिर हम कई बार ओवरडू कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने समझा कि यदि हमें किसी से गुस्सा है, पति घर में देर से आए या कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी, या फिर हमें किसी और बात पर भी गुस्सा है, तो वो हम अपना गुस्सा किसी और पर निकाल दिया, या फिर जिस पर भी हम निकाल सकते हैं, चाहे बच्चों पर या पेट्स पर हम अपना गुस्सा निकाल देते हैं, क्योंकि दे आर ओनली एबल टू रिसीव। तो इस तरीके से हम केपेबल होने के बावजूद भी ओवरडू, अंडरडू और नॉन डूइंग के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जिससे हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। सर, ये तो हम एवरी डे इस बात से निकलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई स्थिति, परिस्थिति ऐसी हमारे आसपास होती ही है, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं या हाउस होल्डर्स हैं या ऑफिस में काम करने जाते हैं या फैक्ट्री में बिजनेस संभालते हैं। ऐसे ओवरवेलमिंग सिचुएशंस आती ही रहती हैं। इसके साथ साथ इस डिस्ट्रेस का असर हमारे जीवन पर और क्या आता है? जब ये डिस्ट्रेस होता है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं जी, तो दिल हल्का हो जाता है। लेकिन जो हमने एक्सप्रेस किया वो दूसरे व्यक्ति को जचेगा नहीं, तो वो कुछ कहेगा जो आपको नहीं जचेगा, और ये विष चक्र चलता रहेगा। इसके बदौलत झगड़े होते हैं। जैसे एक छोटी सी बात ले लो, जो बम्बई की सबअर्बन ट्रेन है उसमें कितनी भीड़ होती है। ये रोज बरोज का किस्सा होता है कि किसी एक मुसाफिर का पैर दूसरे मुसाफिर के पैर पे आ गया, तो दूसरे मुसाफिर को गुस्सा आया, उसने गाली गलौज किया, तो अभी पहला मुसाफिर गुस्से आ गया, उसने भी इसी तरह से बर्ताव किया और दोनों ही लड़ पड़ते हैं जी। या पतिदेव पिक्चर की टिकट लाया है लेकिन वाइफ को जाना है बीच पे, तो गुस्सा हो जाती है, कुछ जली कटी सुनाती है, इसलिए पति पे गुस्सा आता है, वो भी कुछ कहता है और फिर 36 का आंकड़ा और सिनेमा की टिकट फाड़ के फेंक दी है। या पत्नी चाहती कि पतिदेव उनको शॉपिंग के लिए ले जाए और पति देखना चाहता है क्रिकेट मैच टीवी पे, इसलिए उसको गुस्सा आता है, वो कुछ कहता है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती है तो पत्नी कुछ कहती है और वापस वही नतीजा 36 का आंकड़ा। तो इस तरह से हम इन झगड़ों को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को न्योता देते हैं। ऐसे झगड़े नहीं चाहिए, तो हम जताते नहीं, दबा देते हैं, तो उससे भी नुकसान है। तो जैसा बताया कि ये जो इम्पैक्ट है वो केवल हमारे अंडर डूइंग या ओवर डूइंग पर सीमित नहीं है, हमारे डे टू डे रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे अभी बताया कि यदि पत्नी की इच्छा है शॉपिंग करने की और पति का मन नहीं है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अभी हमने बहुत रिसेंटली एग्जाम्पल्स देखे हैं कि वेकेशन पर यदि कोई पति नहीं लेकर गया तो वाइफ ने गुस्से में फिजिकल अब्यूज़ पर आ गई और फिर उसके जो परिणाम थे वो बहुत गलत निकले हैं। सो इस तरीके से जब जो हमारी भावना है या जो हमारी इच्छा है वो दूसरा व्यक्ति परिपूर्ण नहीं करता और हम डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो दूसरे व्यक्ति को नहीं अच्छा लगेगा और फिर इस बात से आर्ग्यूमेंट हो जाता है और हमारे रिलेशनशिप्स भी इम्पैक्ट होते हैं और हमारी सोशल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। तो जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और झगड़े होते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट आता है। और यदि हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने मन में दबा लेते हैं, तो फिर हमारी सेहत पर उसका असर आता है। तो इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे कि इन बीमारियों को, जिन्हें साइकोसोमैटिक कहा जाता है,
उनका जन्म कैसे होता है और उनको हम आगे कैसे हैंडल कर सकते हैं? जी सर, साइकोसोमैटिक इलनेसेस का जेनेसिस क्या है? वाकई तो ये हमारा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, कुदरत की देन थी हमारे बचाव के लिए। ओके। जब आदि मानव जंगल में घूमता था तो उसको कई तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। जी। जैसे कोई जानवर आ गया तो कैसे निपटता था? बाय फाइट और फ्लाइट। यस। उसको अगर लगा कि ये बहुत छोटा है प्राणी तो उसके साथ लड़ के उसको मार देता था, लेकिन उसको अगर लगा इससे तो मैं मर जाऊंगा तो वहां से भाग जाता। जी। तो दोनों के लिए उसको शारीरिक ताकत चाहिए थी। तो ताकत आती कहाँ से? तो मन में जो गुस्सा आया या घबराहट हुई उसके वजह से शरीर में तब्दीलियां आती है। ओके। जैसे उसको प्राणवायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए श्वासोच्छ्वास बढ़ जाएंगे। उसको ग्लूकोज चाहिए ईंधन की तरह काम करने के लिए, इसलिए यकृत लीवर से ग्लूकोज बाहर आता है खून में। इस ऑक्सीजन और ग्लूकोज को सब जगह पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? तो हृदय। वो जल्दी जल्दी दबकने लगेगा, धड़कने लगेगा, तो छाती में धड़ 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 होने लगेगा और जोर जोर से पंपिंग करेगा, इसलिए ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। उसको ज़्यादा लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, आँख की जो पुतलियाँ है वो डायलेट हो जाएगी। उसको स्नायु चाहिए लड़ने के लिए, भागने के लिए, इसलिए स्नायु तंग हो जाएंगे। अब एक बार ये प्रक्रिया खत्म हो गई, उसने लड़के मार दिया या वहाँ से भाग गया तो सब वापरे गए, ये तब्दीलियाँ वो वापस अपने बेसलाइन पे आ जाती। और कोई डेंजर आ गया, वापस ये अराउजल हुआ, वापस वापरा गया, नीचे आ जाए। लेकिन आजकल के युग में हम मुसीबत का सामना लड़के या भाग के नहीं करते। जैसे अगर बॉस अपने सबॉर्डिनेट को बुलाता है, उसको डांटता है, उस डांट के वजह से वो जो नौकर है उसको गुस्सा आया तो शरीर तो तैयार हो गया लड़ने के लिए, भागने के लिए, लेकिन क्या अपने बॉस के साथ वो लड़ पाएगा या वहाँ से भाग पाएगा? दोनों में से कुछ नहीं कर सकता है। तो होता क्या है, ये वापरे नहीं गए, इसलिए उसको नीचे आने में समय लगेगा। अब पूरा नीचे नहीं आया, दूसरी फायरिंग, वापस नहीं वापरे गए, तीसरी फायरिंग, चौथी फायरिंग, और आगे चल के ये अपने बेसलाइन तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो ब्लड प्रेशर ऊपर का ऊपर रहा तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्लड शुगर ऊपर ऊपर रहा तो डायबिटीज की बीमारी, स्नायु तंग के तंग रहे तो आर्थराइटिस की बीमारी, श्वासोच्छ्वास ऊपर के ऊपर ही रहे तो दमा की बीमारी। इस तरह हम इन बीमारियों को बुलाते हैं। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक कुदरत का तरीका था फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्ट्रेस के लिए, पर ये उस समय के लिए था जब हम लोग केव्स में रहते थे, आदि मानव हुआ करते थे। आज की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है कि हमें इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस तरीके से रिएक्ट करने के लिए कंडीशनड है। तो हमारे जो सारे तंत्र हैं, हमारे जो सारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि हम इनको इस्तेमाल नहीं करते, ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं होती, तो हमें ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज़ ऐसी बीमारियों के होने के पूरे अंदेशे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने शरीर में साइकोसोमैटिक इलनेसेस को इनवाइट भी करते रहते हैं। तो ये जानते हैं कि दिन में कई बार हम ऐसे डिस्ट्रेस से निकलते हैं, तो ऐसी बीमारियों को डेवलप होने में कितना वक्त लग जाता है? ये रातों रात नहीं होती है, वो तो सिर्फ हिंदी फिल्म में होगी जहाँ हीरोइन भाग गई और दूसरे दिन उसके फादर को हार्ट अटैक आएगा। वास्तव में इसको 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग सकते हैं। तो ये भीतर ही भीतर पनपती है और हमें पता नहीं चलता। जी, लंबे अरसे के बाद पता चलता है जी। और तब हम डॉक्टर के पास भागे दौड़े चले जाते हैं। डॉक्टर आपका जांच पड़ताल करके कहता है कि आपको तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये दवाई खाओ। उस एंटी हाइपरटेंसिव दवाई से आपका बीपी नॉर्मल हो गया, आप भी खुश, डॉक्टर भी खुश। बट उसमें खुश होने लायक कुछ नहीं है। उसने क्या किया है, उसने उसको दबा दिया है, उसका मूल कारण दूर नहीं किया है।
मानी राहत हुई है, इलाज नहीं हुआ है। जैसे अगर आपको बुखार है और आप पैरासीटामोल खाते हो तो बुखार उतर जाएगा, तो ये राहत हुई जी। इलाज कब होगा? जब एंटीबायोटिक देके उस जर्म्स को मारेंगे। जी। तो यहाँ जर्म्स क्या है? डिस्ट्रेस, उसको तो मारा नहीं। जी। तो जी। क्या होगा? तो होगा सिंड्रोम शिफ्ट। सिंड्रोम शिफ्ट माने क्या? ये एक बीमारी को दबा दिया तो दूसरी बीमारी बाहर आती है। जैसे अगर समझो हवा से भरा हुआ पिलो है, उसको हम एक बाजू दबाएंगे तो दूसरी बार बाहर आएगी। जी। वहां से दबाए तो तीसरी तरफ से बाहर आएगी। जी। तो ये हमने ब्लड प्रेशर को दबा दिया तो डायबिटीज होगा, उसको भी दबा दिया तो अल्सर होगा, उसको भी दबाया तो अस्थमा होगा। तो क्योंकि हम रूट कॉज तक पहुंचे ही नहीं, हमने जो बेसिक कारण था उसको एड्रेस नहीं किया, लेकिन सिम्टम्स को, सिम्टोमेटिक का हम इलाज करते जा रहे हैं। जी। सो हमें सिम्टम को निकालना तो ज़रूरी है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें राहत मिलती है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है उस रूट कॉज तक पहुंचना, उस डिस्ट्रेस तक पहुंचना जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे जीवन में आई है। तो अब हमें ये मालूम हो गया है कि डिस्ट्रेस बहुत ही खतरनाक है हमारे जीवन में, और हमें इसको आइडेंटिफाई करके रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्ट्रेस में लेकर जाती हैं, और फिर अगले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि हम कैसे इस डिस्ट्रेस से बच सकते हैं और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।